क्या हो अगर आपको ऐसा मैजिक पोशन मिल जाए जो आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे, आपकी पूरी तैयारी कराए, आपका फाउंडेशन कराए और आपके डाउट भी सॉल्व करे। कुछ ऐसा ही मैजिकल पोर्शन है हमारा स्कूलम। यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। फॉर इंस्टेंस आपको यहाँ पे बैच नोट्स भी मिलेंगे, एग्जाम प्रिपरेशंस भी कराए जाएंगे, फाउंडेशन भी कराया जाएगा, 6 to 12th कंप्लीट ऑल इन वन सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो डेली का मॉक टेस्ट भी चाहिए और फ्री में भी चाहिए, तो वो भी मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे स्कूलम चैनल को यूट्यूब पे। उसके बाद आपको जाना है और आपको ऐप स्टोर से, या फिर अगर आप आईफोन यूजर हो तो iOS स्टोर से आपको स्कूलम ऐप को डाउनलोड कर लेना है और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डेली मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वहां पे लाइव क्लासेस हैं वो उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। और अगर वन स्टेप आप आगे जाके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सो ऑल इन वन सॉल्यूशन आपको स्कूलम पे मिल जाएगा। Having said that, let's start with our first lesson that is of 8th class, that is crop production and management। जब हम बात क्रॉप प्रोडक्शन की करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि हम एग्रीकल्चर के बारे में पता करें। अब एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारे भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। और जब हम कृषि प्रधान देश बोलते हैं तो और हमें एग्रीकल्चर के बारे में ना पता हो तो क्या ही फायदा। चलिए, अगर नहीं भी होता तो भी तो हमें हर दिन का खाना चाहिए, तो हमारा खाना आता कहाँ से है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितने स्टेप्स लगे हैं, वो तो पता होना चाहिए। क्यों? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो क्या हम हमेशा से ही खाना बाय करते थे या कुछ ही लोग थे जो प्रोड्यूस करते थे? ऐसा कुछ था क्या? हमेशा से था क्या? नहीं, हमेशा से बिल्कुल नहीं था। हमेशा हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो नोमैडिक हुआ करते थे। अब नोमैडिक का मतलब क्या हुआ कि वो अपने खाने के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे डिपेंडिंग अपॉन द सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वो जाते थे। जहां पे खाना ज्यादा अवेलेबल है वहां पे चले जाते थे, जिधर से खाना खत्म होने लगा उधर से फिर वो मूव ऑन कर जाते थे। तो कुछ इस तरह से उनकी लाइफ हुआ करती थी। उनका लाइफ फूड और शेल्टर के अगेंस्ट ही रिवॉल्व करता था। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक जगह पे रुक जाए, इतना सारा बड़ा सा लैंड पड़ा है, क्यों ना उसको कल्टीवेट करके हम जो सीड्स हमारे पास है उस सीड्स को डाल के देखें, और डालने के बाद क्या वो उग रहे हैं, और उगने के बाद क्या हमें ज्यादा खाना एक जगह पे रह के मिल जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल है, यही हुआ। जब उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने देखा कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अपना खाना खुद उगा रहे हैं। और इस तरह से एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ और एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? ये इम्पोर्टेंट आज के ज़माने में इसलिए है क्योंकि हमें फूड सप्लाई के थ्रू हम लेते हैं। अगर हम फार्मर्स को छोड़ दिया जाए तो हम खुद अपना खाना ग्रो नहीं करते। हो सकता है आपके मम्मी पापा कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो वो तो खेत में जाके काम नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, जाएंगे नियरेस्ट मार्केट में और अपना जो भी फूड सप्लाई है वो लेके आ जाएंगे बाय गिविंग मनी। तो अब लेके आने के लिए कोई सप्लाई तो करना चाहिए, तो उसको कौन सप्लाई करता है? फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप और अपने क्रॉप को सेल करते हैं, और जब सेल करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? मनी। और जब जहां पे मनी इन्वॉल्व है वहां पे इकोनॉमी है, राइट? मनी यानी इकोनॉमी। आप अगर कोई भी चीज बाय सेल करते हो तो और मनी इन्वॉल्व है तो वो आप इनडायरेक्टली कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो? वो अपने कंट्री के इकोनॉमी में। तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए हमारा एग्रीकल्चर चलते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट कि सबको एक प्रॉपर फूड मिल पाए, अफोर्डेबल रेट्स पे मिल पाए और वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। सो
ये तो हमें पता चल गया। अब हम चाहते हैं चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो दुनिया शायद किसी ने कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने देखी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है, हमारा क्रॉप कहाँ से आता है। मुझे एक जोक याद आ रहा। एक बच्चे से पूछा गया कि भाई जो तुम दाल चावल खा रहे हो वो आया कहाँ से, तो उसने बोला मार्केट से। क्यों उसने बोला मार्केट से? क्योंकि उसको वही पता है कि मार्केट में जाएंगे, पैसे देंगे तो उसको दाल चावल मिल जाएगा। उसको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये ग्रो कहाँ होता है और कहाँ से आता है। तो आपके बीच भी अगर ऐसा कोई बच्चा है तो ये लेसन ध्यान से पढ़े और ध्यान से जाने कि कहाँ से आपके क्रॉप्स आते हैं, कहाँ से आपके फूड सप्लाईज आते हैं। अब जब फूड सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए जो हो जाता है वो है क्रॉप। What is crop? क्या हम किसी भी प्लांट को क्रॉप बोल सकते हैं? जो आपके गार्डन में जो ग्रो हो रहे हैं, जो फूल ग्रो हो रहे हैं, क्या वो क्रॉप हैं? जो आप रास्ते पे देखते हैं ट्रीज, कुछ श्रब्स हैं, कुछ ऐसे घास उगे, क्या उनको भी हम क्रॉप बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि क्रॉप वो होता है जो एक पीस ऑफ लैंड पे, एक बड़े से लैंड पे सेम टाइप ऑफ प्लांट्स जब ग्रो किए जाते हैं तब उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं राइस की खेती कर रहा हूँ तो पूरे खेत में, अपने पूरा जो मेरा खेत है इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं राइस लगाऊंगी, और जब मैं सिर्फ और सिर्फ राइस के प्लांट सीडलिंग्स सो करूंगी तब मैं बोलूंगी कि मैंने अपना क्रॉप ग्रो किया है, उसको मैं अपना क्रॉप बताऊंगी। मैं जो साइड में कोई एक पर्टिकुलरली फॉर इंस्टेंस एक चने का ये उग गया तो वो मेरा क्रॉप नहीं है, दो वो भी क्रॉप है। किसके लिए? जो चने की खेती कर रहा है, राइट? तो हमें समझना पड़ेगा क्रॉप हम उसको बोलेंगे जिसको हम सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एक बड़े से एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो कर रहे हैं। गॉट इट? सो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। अब क्रॉप डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, राइस भी हो सकता है, कॉर्न भी हो सकता है, व्हीट भी हो सकता है, चिक भी हो सकता है, हमारा चना भी हो सकता है, बहुत सारे क्रॉप्स है। हर एक जो सीड और एक ग्रेन जो आपके घर में आती है वो सारे क्रॉप है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में उसको ग्रो किया गया है। दैट क्लियर? तो अब हमारा जो क्रॉप है उसको अच्छे से समझने के लिए हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? तो सीजनल बेसिस पे। जिस सीजन में जो क्रॉप ग्रो किया जाएगा उसको उस सीजन के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया जाएगा। और जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर नाम देना भी जरूरी है। तो हमारे जो सीजन के हिसाब से जिन क्रॉप्स को हम क्लासिफाई करते हैं उनको क्या बोलेंगे? जिन क्रॉप्स को हम मॉनसून में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप बोल देंगे। जिन क्रॉप्स को हम विंटर्स में ग्रो करते हैं उनको रबी क्रॉप बोल देंगे। और जिन क्रॉप्स को हम बीच में, जैसे रबी क्रॉप काटा तो ग्रो फील्ड खाली थोड़ी ना रखना है, तो खाली नहीं रखना है, तो जो उस बेसिस में उस दिनों में जो भी क्रॉप हमने लगा दिया उनको हम क्या बोल देंगे? ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट एक लिंक क्यों छोड़ देना बीच में? लिंक फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। रबी क्रॉप तो पढ़ लिया, अब रबी क्रॉप के बाद क्या? हमें क्या वेट करना पड़ेगा मॉनसून का आने के लिए क्रॉप लगाने के लिए? तो फार्मर ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जो पीस ऑफ लैंड उसके पास है वही उसका लाइवलीहुड है। अगर उसको खाली रख दिया तो उसको अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका पालन पोषण वो कैसे करेगा? How he is going to take care of them? Because that piece of land only can give him the money, जो वो अपने दूसरे नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे। तो अगर फील्ड ही खाली रख दिया तो नीड्स कैसे पूरे होंगे? मनी कहाँ से आएगा? सो फॉर दैट रीजन वो लोग अपना फील्ड कभी खाली नहीं रखेंगे। Got it? So let's understand everything one by one. तो खरीफ क्रॉप हमने देखा कि जो मॉनसून में ग्रो होते हैं उनको हम लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। तो हमने क्या देखा कि जो मॉनसून में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप। अब मॉनसून का मतलब क्या हुआ कि वो क्रॉप जो जून में
सो किए जाते हैं, और बाय सितंबर टू अक्टूबर डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट। अगर मैंने कोई क्रॉप जून में ग्रो किया है तो वो जब तक मैच्योर नहीं होगा, उसके सीड्स मैच्योर नहीं होंगे, तब तक मैं उसको हार्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अब कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होगा, दो हम बोलते हैं कि जून टू सितंबर खरीफ क्रॉप का टाइम है, बट अगर वो प्लांट सितंबर तक मैच्योर नहीं हुआ है तो हम उसको अक्टूबर में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो जून में ग्रो करेंगे, बट उसकी मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग डेट डिपेंड करेगा कि वो क्रॉप कितने जल्दी और कितने लेट मैच्योर होता है। उस हिसाब से सितंबर टू अक्टूबर लगभग हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो जो क्रॉप जून के बाद सितंबर टू अक्टूबर तक हमारा हार्वेस्ट होता है उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। अब ये जो खरीफ क्रॉप है उसको क्या चाहिए? हाई रेनफॉल। उसकी डिमांड क्या है? भैया मुझे हाई रेनफॉल चाहिए। हाई रेनफॉल किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे पानी ज्यादा लगता है ग्रो होने में, और आप कितना पानी दोगे? इनफैक्ट फ्री में जब पानी अवेलेबल है, जब वर्षा होती है तो फ्री में पानी मिल रहा है, और मैं उस टाइम पे और अच्छे से ग्रो हो सकता हूँ, इसलिए मुझे कब ग्रो करना? हाई रेनफॉल के टाइम पे ग्रो करना, ऐसे बोलते हैं। अब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन एंड कॉटन। और भी क्रॉप्स हैं, बट ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, जो कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। अगर कल आपके पेपर में क्वेश्चन है क्या, गिव मी द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो इन चार में से कोई भी लिख सकते हो, या फिर दूसरे एग्जांपल जो आपको पता है उनमें से भी आप लिख सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई पैडी क्रॉप कांट ग्रो इन द विंटर सीजन? क्यों भाई, क्यों नहीं ग्रो कर सकते हम विंटर सीजन में? तो पहला रीजन तो हमें पता है, इसको क्या चाहिए? हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और बहुत ज्यादा पानी कब मिलेगा? रेनफॉल के टाइम पे ही। दूसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे खरीफ क्रॉप को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए चाहिए, वो हमारा रेनफॉल के टाइम पे ही होता है। एक टेम्परेट सा माहौल, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, ना ज्यादा लो टेम्परेचर ना ज्यादा हाई टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर जो होता है वो हमें कब मिलता है? रेनफॉल के टाइम पे। और ये मॉडरेट टेम्परेचर अगर नहीं हुआ तो प्रॉपरली हमारा क्रॉप मैच्योर नहीं होगा एंड प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगा, एंड प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगा तो हम सप्लाई क्या करेंगे? हम बेचेंगे क्या, या फिर हम अपने फैमिली को क्या खिलाएंगे? फार्मर कुछ इस तरह से सोचते हैं। तो इसलिए जिस सीजन में जो क्रॉप ग्रो हो सकता है उसी सीजन में उस क्रॉप को लगाते हैं। ओके, तो हमने देखा कि ऑफ कोर्स heavy rainfall or temperature, these are the two reasons why we can't grow the paddy in case of winters. Okay, सेकेंड, हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप है वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप अब कब ग्रो किए जाते हैं? ऑफ कोर्स जब हमारा खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट होगा। खरीफ क्रॉप जब हार्वेस्ट होगा उस टाइम पे हम क्या ग्रो करेंगे? रबी क्रॉप। उसके बाद अब ये कब होता है? हमने देखा सितंबर टू अक्टूबर के बीच में हम अपना रबी खरीफ क्रॉप हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद ही ग्रो करेंगे। दैट इज राइट फ्रॉम अक्टूबर टू बिटवीन मार्च टू अप्रैल। अगेन आई एम सेइंग मार्च टू अप्रैल बिकॉज हमें नहीं पता कि वो क्रॉप कितनी जल्दी और कितना लेट मैच्योर होगा। कुछ क्रॉप्स वैरायटीज होती हैं, अगर एक वीट की ही आप अगर देखो तो वीट में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कुछ वैरायटीज जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, कुछ वैरायटीज थोड़ा टाइम लेती हैं मैच्योर होने में, क्रॉप पकने में थोड़ा टाइम लेता है। तो जब उसको जो हमने वैरायटी लगाई है उस वैरायटी के हिसाब से हम मार्च टू अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग रबी क्रॉप की कर लेंगे। तो अब इस बीच में क्या होती है हमारे पास? हैवी कोल्ड। यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है? विंटर्स होते हैं। अब हमें तो विंटर्स किसके लिए जरूरी है? ऑफ कोर्स खरीफ क्रॉप के लिए विंटर्स जरूरी है। और विंटर्स जरूरी का है मतलब क्या है? लो टेम्परेचर जरूरी है।
क्या जरूरी है? लो टेम्परेचर। विंटर्स में क्या होता है? कड़ाके की ठंडी, और कड़ाके की ठंडी का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो आ जाता है। कितना? कभी कभी तो 3-4 चले जाता है, राइट? जाता है ना। तो जो भी लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, इन सब एरियाज में हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग साउथ इंडिया वगैरह से देख रहे हैं तो शायद उन्होंने वो ठंडी एक्सपीरियंस ना की हो। और अगर आपने देखा होगा तो साउथ इंडिया में सिंस देयर इज नो सच विंटर सीजन, तो वहां पे वीट या फिर कोई रबी क्रॉप भी नहीं ग्रो किया जाता, राइट? वहां पे दोनों सीजन में हम राइस की कल्टीवेशन कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल्स होते हैं और रेनफॉल्स बहुत दिन तक रहते हैं, अक्टूबर तक रेनफॉल्स आते रहते हैं, राइट? अब सेम क्वेश्चन, व्हाई कांट वी ग्रो इन हैवी रेनफॉल्स? क्यों नहीं हम रबी क्रॉप को ग्रो कर सकते? क्यों नहीं मैं वीट को बरसात के टाइम पे ग्रो कर लूं? भाई अब मुझे इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा, मेरे पैसे बचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेनफॉल आ रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो हैवी रेनफॉल में रॉटन हो जाएगा, जो हमारा क्रॉप है, वीट है, वो रॉटन हो जाएगा, क्योंकि हमें वीट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए? लो वाटर लेवल चाहिए। अगर लो वाटर लेवल चाहिए तो ज्यादा वाटर कंडीशन में ज्यादा आप ओवर इरिगेट कर दोगे, ओवर पानी दो दोगे, तो क्या हो जाएगा? क्रॉप रॉटन हो जाएगा, उसके रूट्स सड़ जाएंगे। अब रूट्स सड़ जाएंगे तो जब बेस ही नहीं रहेगा और बेस ही सड़ जाएगा तो हमारा क्रॉप मैच्योर कैसे होगा? अगर आपको पता है रूट्स आर द मेन सोर्स, उस प्लांट को खड़ा रखने के लिए मजबूत रूट्स की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रूट्स ही क्या करेंगे? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितना भी चीजें हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सक इन करके ऊपर भेजते हैं, तब तो जाके लीफ हमारा खाना बना पाएंगी। तो अगर रूट्स ही सड़ गए तो एग्जैक्टली हमारा प्लांट कैसे ग्रो करेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए हैवी रेनफॉल के कंडीशन में तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, जो हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया है, दिस रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। और हमने क्या देखा? जो हमारे रेनफॉल सीजन में हमेशा लो टेम्परेचर तो नहीं होता, कभी गर्मी हो जाती है, कभी एकदम जब जैसे बारिश आता है तो एकदम सुहाना सा मौसम हो जाता है, जैसे बारिश 2-3 दिन नहीं आएगी, थोड़ी गर्मियां हो जाती है, तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ टेम्परेचर रहता है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम। तो वो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी हमारे रबी क्रॉप की। इसलिए हम हैवी रेनफॉल कंडीशन में या फिर रेनफॉल सीजन में हम अपना रबी क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते। अब बचा हमारा ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या है? ये बीच में जैसे ही हम हार्वेस्ट करेंगे रबी क्रॉप और अपना खरीफ क्रॉप के बीच में जो टाइम बच गया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और इन 1-2-3 महीने में 1 से लेके 3 महीने के बीच में जो भी क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, सो दैट कि जून में हमारा खरीफ क्रॉप के लिए फील्ड खाली हो जाए। ऐसे क्रॉप को हम कब ग्रो करेंगे? समर सीजन में, और या फिर आप ये बोल लीजिए कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में ग्रो करेंगे, और उनको हम क्या बोलेंगे? ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप हम बोलेंगे। अब ज़ैद क्रॉप के एग्जांपल्स क्या है? एक तो हमारा वाटरमेलन है, दूसरा क्यूक्यूम्बर, समर सीजन में ही मिलता है ना, टोमेटो, राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे ज़ैद क्रॉप के। इसके अलावा एक क्रॉप जो हम फील्ड में नहीं ग्रो करते, कौन सा? सबका फेवरेट है, यू गेस्ड इट राइट, मैंगोज। मैंगोज सबको पसंद है ना। मैंगोज भी हमें कब मिलते हैं? समर सीजन में, दैट मीन्स रबी क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद। तो क्या हम इनको भी ज़ैद क्रॉप बोल सकते हैं? दो दे आर नॉट ग्रोन इन द फील्ड, yes we can say that this can be categorized into ज़ैद क्रॉप, क्योंकि ये भी उसी टाइम फ्रेम में ग्रो किए जाते हैं जिस टाइम फ्रेम पे हमारे बाकी के दूसरे जो क्रॉप है वो ग्रो किए जाते हैं, दूसरे ज़ैद क्रॉप ग्रो किए जाते हैं।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये तो हम फील्ड में नहीं ग्रो कर रहे हैं, इसको फील्ड की भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको ज़ैद क्रॉप में क्यों कैटेगराइज करेंगे? तो आपने अगर ये ध्यान दिया होगा तो जब हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर जब हमने बात की, जब इस क्लासिफिकेशन की बात की, तो हमने क्या बोला? हम सीजन के हिसाब से ग्रो क्लासिफाई कर रहे हैं, हम इस बेसिस पे नहीं क्लासिफाई कर रहे हैं कि वेदर दैट क्रॉप इज ग्रोन इनटू द फील्ड और वेदर दैट क्रॉप इज नॉट ग्रोन इनटू द फील्ड। इस बेस पे तो कैटेगरी हम बना नहीं रहे। हम किस बेस पे कैटेगरी बना रहे हैं? सीजन्स के बेस पे। तो सीजन्स के बेस पे जब हम कैटेगरी बना रहे हैं तो उस हिसाब से ज़ैद क्रॉप में मैंगोज भी आ जाएंगे, क्योंकि उसी सीजन में ग्रो किया जाता है जिस टाइम पे हम ज़ैद क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं या फिर ग्रो करते हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसके अलावा वेजिटेबल्स हमको तो थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, कुछ वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, कुछ वेजिटेबल सीजनली मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस पालक ठंडियों में ही मिलता है, कुछ फ्रूट्स सीजनल ही होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर फ्रूट्स सीजनल होते हैं। थ्रू आउट द ईयर शायद हमें केला मिल जाता है, राइट? केले के अलावा कौन सा हो गया? एप्पल। एप्पल हो सकता है मार्केट में आपको दिख जाए क्योंकि वो इम्पोर्टेड होते हैं। एप्पल कैसे ग्रो करेंगे? कूल टेम्परेचर में ही ग्रो करेंगे, इसीलिए तो हमें सिर्फ शिमला के एप्पल मिलते हैं, केरला के एप्पल नहीं मिलते हमें। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि केरला में ठंडियां होती ही नहीं है, तो हमें लो टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, वो भी सीजनल होते हैं। वेजिटेबल्स अक्रॉस द ईयर ग्रो किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप उसको पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स दे दीजिए, वो थ्रू आउट द ईयर ग्रो हो जाएंगे। और कुछ वेजिटेबल्स सीजनल भी होते हैं, फॉर इंस्टेंस स्पिनच। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम कैसे क्रॉप को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब क्रॉप को क्लासिफाई कर दिया, सारे क्रॉप्स को हमने समझ लिया कि कौन से क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो किए जाते हैं और किस उस बेसिस पे हम उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब क्या है कि अब हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली ये सारे क्रॉप ग्रो कैसे किए जाते हैं, किसी भी सीजन में हो। प्रैक्टिसेस तो सेम रहेंगी। कौन से प्रैक्टिसेस? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो अब जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सेम रहेंगी तो वो हमें देखना है। तो बेसिकली हमें क्या क्या करना पड़ता है? एक क्रॉप को अपने प्लेट तक बोल नहीं बोल सकते, मार्केट तक आने तक कौन से प्रोसेस से घूमता है? तो चलिए देखते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हम वन बाय वन आगे देखने वाले हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे पहला है, क्योंकि सॉइल में ही हमें ग्रो करना है। फिर हमें ऑफ कोर्स क्रॉप लेना है तो क्रॉप को सो भी करना पड़ेगा, और सो करने के बाद उसको प्रॉपर मैन्योर देना पड़ेगा सो दैट दे कैन ग्रो इट। और जब ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज। ये सारे स्टेप्स इन डिटेल हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो था वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि हम बड़े बड़े जो क्लम्प्स हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। जो बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं मिट्टी के जो पड़ जाते हैं उनको ब्रेक करना, सॉइल को टर्न करना, और जो वीड्स हैं उनको रिमूव करना, मैन्योर ऐड करना सो दैट कि सॉइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं हमारे सॉइल प्रिपरेशन में। अब सॉइल प्रिपरेशन में ये सारे स्टेप जो किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ये सारे स्टेप जो हम करते हैं सॉइल प्रिपरेशन के लिए उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाविंग, राइट? अब प्लाविंग को हम दूसरा नाम है टीलिंग। तो या तो प्लाविंग बोलेंगे या तो टीलिंग बोलेंगे, दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और दोनों का मतलब सेम ही है कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल एंड थ्रू विच बाय टर्निंग द सॉइल या फिर ब्रेकिंग द बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल। ये प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल को हम प्लाविंग या टीलिंग बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डज सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड? जरूरत ही क्या है? क्यों हम मेहनत करें? क्यों हम बेकार का मेहनत करें? क्यों हमें सॉइल को टर्न करने में बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे? टाइम वेस्ट होता तो नहीं करता ना कोई, टाइम वेस्ट तो नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं है तो एग्जैक्टली हमें मिलता क्या है टर्न करके सॉइल को? ऑफ कोर्स मिलता है, जैसे ही आप सॉइल को टर्न करते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो टॉप सॉइल है
ये जो टॉप सॉइल है उसको हम क्या करेंगे, नीचे डाल देंगे, बिलो सॉइल, डाउन सॉइल का, और इस सॉइल को हम ऊपर लाएंगे और टॉप सॉइल को हम नीचे डाल देंगे। इससे फायदा क्या हो रहा है, जो ये नीचे सॉइल है ना, ये फर्टाइल है एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। क्या है, फर्टाइल है, रिच इन न्यूट्रिएंट है। क्यों रिच इन न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इस सॉइल में ह्यूमस है, ह्यूमस और हमस, जो भी है आप जिस तरह से भी प्रोनाउंस करते हो, हमस या फिर ह्यूमस। इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्टली क्या है मैम, तो ये कुछ नहीं है, ये डेड एंड डिकेड मैटर से बना हुआ है। बेसिकली वो मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोजिशन के बाद डिकम्पोज्ड है, ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड मैटर। क्या है, ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड मैटर है ये। अब इसमें सारे जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो अंदर बरीड थे, वो डिकम्पोज हो गए, और डिकम्पोज होने के बाद वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, स्मॉल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स एग्जैक्टली कौन यूज कर सकता है, आपने वेब पढ़ा होगा ना, पूरा फूड चेन, प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको फिर एनिमल्स खाते हैं, उनको फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं, और वो जब डेड हो जाते हैं फिर से सॉइल में आते हैं, और सॉइल में आके डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में छोड़ जाते हैं वो फिर से प्लांट यूज करते हैं। आई होप यू हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस। तो जब वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और डिकम्पोज होने के बाद क्या हो जाएगा कि वो प्लांट्स को उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुई हमारी, क्या प्रॉब्लम थी जो हमें सॉइल टर्न करना पड़ा। सॉइल इसलिए टर्न करना पड़ा, जो हमारा यहाँ पे क्रॉप है उसके जो रूट्स हैं ना, वो कुछ ही सेंटीमीटर तक जाएंगे, यहीं तक पहुंचेंगे, और हमारा जो फर्टाइल सॉइल है वो तो यहाँ पे है। तो ये रूट्स ना इस फर्टाइल सॉइल को अवेल नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस सॉइल को टॉप लेवल पे ला देना है, सो दैट कि जो हमारे ये रूट्स है, अब फर्टाइल सॉइल उनके आसपास रहेगा, और जब फर्टाइल सॉइल आसपास रहेगा तो ये रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और एब्जॉर्ब करके ये हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो होने लगेगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमारा जो फर्टाइल सॉइल है उसको टॉप में लाना है। और ऑलरेडी ये टॉप सॉइल क्यों फर्टाइल नहीं है, टॉप सॉइल इसलिए फर्टाइल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक सीजन फार्मर ने उस पर क्रॉप ग्रो कर लिया, जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे थे, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया। तो जब ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया तो अब फिर से हमें टर्न करके नीचे जो ऑलरेडी डिकम्पोज्ड मैटर थे उसको ऊपर लाना है, so that कि अब फर्टिलिटी ऊपर आ सके। So this is one reason. Second question क्या है कि अगर हम लूजन करते हैं सॉइल तो क्या रूट्स ज्यादा ब्रीथ इजीली कर पाते हैं? Is that true? Yes. क्योंकि अगर आप हार्ड रॉक पे अगर देखोगे तो कोई प्लांट अगर रॉक पे ग्रो कर रहा है तो उसको देखिएगा हमेशा अगर आपने कभी हार्ड रॉक पे या फिर हार्ड सॉइल पे किसी भी ग्रास को ग्रो होते हुए देखा होगा तो उनके रूट्स ऊपर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। ऊपर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनको ब्रीथ करना है। अंदर जाएंगे तो उनको पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, और नहीं होगा तो रूट्स अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और ब्रीथ नहीं करेंगे तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर रूट्स नीचे जा रही है तो क्या जरूरी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो, और वो लूज सॉइल में होगा, हार्ड सॉइल में नहीं होगा। सेकेंड रीजन, जब सॉइल लूज होता है तो जो माइक्रोब्स होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, जो फार्मर के फ्रेंड्स हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, और अर्थवर्म क्या करते हैं, वो फर्दर सॉइल को लूजन करते हैं और ब्रीथेबिलिटी, एक्सचेंज ऑफ गैस को आगे बढ़ाते हैं, तो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना जो सॉइल है उसको लूजन करें, उसको बड़े चंक को ब्रेक करें। अब बड़े चंक को ब्रेक करना है तो हमें क्या चाहिए? टूल चाहिए, और ये हमारा टूल है।
ये हमारा ट्रेडिशनल टूल है और इस ट्रेडिशनल टूल को क्या बोलते हैं हम? प्लाव, राइट, प्लाव बोलते हैं। अब प्लाव भी यूज कर सकते हैं और दूसरा हमारा जो ट्रेडिशनल टूल है जो इसको हम टीलिंग या फिर प्लाविंग के लिए यूज कर सकते हैं वो है हो। इन दोनों का काम सिमिलर है। काम कैसे है पहले देख लेते हैं, काम करता कैसे है। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। अगर आप देखो तो ये स्मॉल फिगर है जिसको हमने एक्सपांड किया है। यहाँ पे क्या है कि एक बीम है और ये बीम एग्जैक्टली क्या करता है? ये बीम किसके, जो हमारे बैलों की जोड़ी है उनके नेक पे रखा जाता है। अब नेक पे रखने से, बांधने से क्या होता है, जब बैल आगे चलते हैं, जो एनिमल है वो जब आगे चलता है तो पीछे से प्रेशर लगाएगा यहाँ से फार्मर, सो दैट कि ये जो हिस्सा है जो हमारा प्लाव शाफ्ट है वो काफी शार्प होता है, वो नीचे ग्राउंड में जाएगा, डिप्रेशन करेगा और जब बैल आगे चलेंगे, जो एनिमल है वो जब आगे बढ़ेंगे तो प्रेशर और एनिमल के फोर्स के वजह से यहाँ पे जितनी भी मिट्टी रहेगी वो लूज होती जाएगी। जो आगे हार्ड मिट्टी है वो लूज होती जाएगी, पीछे की मिट्टी लूज होती जाएगी, उसको बेसिकली मिट्टी टर्न हो जाएगी। तो अब जब मिट्टी टर्न हो जाएगी तो बेसिकली हमारा पर्पस सर्व हो गया। अब क्या सिर्फ प्लाविंग के लिए हम यूज करेंगे? नहीं। तो इन दोनों, जो हमारा हो है और जो हमारा हो में अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेंट प्लेट को यूज किया गया है और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है देन हमारे प्लाव के, बट दोनों का फंक्शन सिमिलर है। तो फंक्शन क्या है? पहला तो टीलिंग, टर्न करना है सॉइल को। दूसरा क्या फंक्शन है कि ये वीड्स को रिमूव कर देंगे, वीड्स को रिमूव करेंगे। सिंस सॉइल टर्न हो रहा है तो जो वीड्स हमारे ऑलरेडी टॉप लेयर पे ग्रो हो चुके हैं वो भी टर्न हो जाएंगे और टर्न होने के वजह से उनके रूट से अपरूट होने के वजह से क्या हो जाएंगे, वो डिकम्पोज होने लगेंगे। तो वीड्स भी रिमूव करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट फर्टिलाइजर या फिर हम मैन्योर ऐड भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लाविंग। सो आई होप यू गॉट कि यहाँ पे सिर्फ हमें सॉइल टर्न नहीं करना है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सिर्फ सॉइल टर्न करने के लिए यूज होते हैं बट मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं। सो दैट वाज ट्रेडिशनल मेथड। अब हम मॉडर्न मेथड में क्या यूज करते हैं? मॉडर्न मेथड में हम यूज करते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ये जो हमारा पीछे का हिस्सा है ना, ट्रैक्टर से बंधा हुआ है, जिसको हमने एनलार्ज करके भी दिखाया है, इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। हम ट्रैक्टर को कल्टीवेटर नहीं बोलते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि मिक्सअप कर जाते हैं कि ट्रैक्टर को कल्टीवेटर बोल देते हैं। नहीं, ट्रैक्टर इज द मीन्स। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे क्या था, मीन्स एनिमल्स मीन्स थे, या फिर कोई लोग जिनके पास एनिमल्स नहीं हुआ करते थे तो दो लोग, दो भाई या फिर दो लोग अपने कंधे पे रख के, अपने नेक पे रख के यूज करते थे प्लाव को। तो मीन्स जो उसको आगे बढ़ाएगा, आगे खींचेगा। तो ट्रैक्टर इज द व्हीकल, ट्रैक्टर इज द व्हीकल। कल्टीवेटर क्या है? ये पीछे का पार्ट जो ट्रैक्टर से अटैच हो जाता है, ये हमारा कल्टीवेटर है। अब कल्टीवेटर देखा जाए तो मोर और लेस सिमिलर है प्लाव से। प्लाव से सिमिलर क्यों है कि ऑल्दो ये स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट हो गया है बट शाफ्ट जो है मोर और लेस प्लाव की तरह है, शार्प आयरन रॉड के शाफ्ट्स है। अब इन शाफ्ट्स यहाँ पे मल्टीपल शाफ्ट्स हैं। अब मल्टीपल शाफ्ट से फायदा क्या होता है कि हमें लेस लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि हमें मेहनत कम करनी पड़ती है ना, क्योंकि एक साथ बड़ा एरिया प्लाव हो जाएगा, बड़ा एरिया हमारा मैन्योर पड़ जाएगा, बड़े एरिया में हमारा जो क्या हो जाएगा कि सॉइल टर्न हो जाएगा इन वन राउंड। वेरएज आप अगर प्लाव यूज करते हो तो वन राउंड में एक ही कर सकते हो, एक ही एरिया कर सकते हैं। तो हमें 1 2 3 4 5 जितना भी हमारा प्लाव, हमारा कल्टीवेटर एक बार में कर रहा है, हमें 3 4 5 बार करने पड़ेंगे तो ज्यादा लेबर लगेगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस लेबर है और हमारा काम भी फास्ट हो जाता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ओवर द ट्रेडिशनल मेथड ओवर
So these are the benefits of modern method or you can say cultivator over the hoe and plow. ओके, सो हमारा सॉइल तो प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सोइंग द सीड। सोइंग द सीड्स मतलब कि हमारा जो सीड्स हैं वो हम अपने सॉइल जो लूज किए हैं सॉइल में उसमें अपना सीड्स डालेंगे सो दैट दैट कैन ग्रो। अब या तो हम डायरेक्टली सीड डाल सकते हैं सॉइल में और एल्स हम सीडलिंग्स भी डालते हैं, सीडलिंग्स भी ग्रो सो करते हैं। फॉर इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ पैडी। अगर आप देखा जाए तो हम जस्ट स्प्रेड कर देते हैं सीड्स को और जैसे सीडलिंग एक पर्टिकुलर लेंथ पे आ जाती है तो हम उसको अप्रूट करके ले जाके अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो या तो हम सीडलिंग सो करेंगे या तो डायरेक्टली सीड सो करेंगे। अब सीड सो करेंगे या फिर सीडलिंग सो करेंगे दैट उससे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सिलेक्टिंग द गुड क्वालिटी सीड्स। अब फॉर सिलेक्टिंग गुड क्वालिटी सीड्स व्हाट यू कैन डू? यू कैन गो टू द मार्केट, गो टू ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज्ड डीलर से एक गुड क्वालिटी का सीड्स लाएंगे। अब ये सीड्स गुड क्वालिटी क्या है या नहीं है, क्या आप उस पे भरोसा करोगे? नहीं, हम घर लाएंगे। फार्मर जब सीड घर लाता है तो क्या करता है? उसको सिलेक्ट करने के लिए कि गुड क्वालिटी का है या नहीं। अगर गुड क्वालिटी का है तो उसमें कितना सीड्स गुड क्वालिटी का है और कितने सीड्स बैड क्वालिटी के है वो देखने के लिए वो क्या करेगा? बड़े से वाटर ड्रम में सीड्स को ऐड कर देगा। अब जैसे ही इसमें बड़े से वाटर ड्रम में पानी है उसमें सीड्स को ऐड कर देगा। अब जब सीड्स ऐड होंगे तो हमने क्या देखा कि कुछ सीड्स तो हमारे नीचे सिंक हो गए, whereas कुछ सीड्स पानी में ऊपर तैरने लगे, दे स्टार्ट फ्लोटिंग। अगर फ्लोट करने लगे तो क्यों? और जो फ्लोट कर रहे हैं क्या वो गुड सीड्स है या फिर जो सिंक कर रहे हैं वो गुड सीड्स है? ऑफ कोर्स जो सिंक कर गए वो गुड सीड्स हैं, whereas जो फ्लोट कर रहे हैं वो क्या है? बैड क्वालिटी सीड्स हैं। अब बैड क्वालिटी सीड्स क्यों हैं और ये फ्लोट क्यों करने लगे? जब हमने देखा कि जो ये हमारा अगर राइस का सीड है तो इसमें अगर अंदर जर्मिनेटिंग है जो सीड है, जो हमारा चावल एग्जैक्ट चावल जो है वो अगर इंटैक्ट है तो उसमें वेट होगा और जब वेट होगा तो वो सिंक कर जाएगा। Whereas कुछ सीड्स इस पे अगर पेस्ट ने हमारे जो कोई कुछ पेस्ट है उसने उसको खा के इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, इधर से खा लिया, कहीं से खा खा के अंदर से हॉलो कर दिया और जब हॉलो कर दिया गुब्बारे की तरह हॉलो कर दिया तो वो क्या करेगा? उसमें वेट बचेगा? नहीं वेट बचेगा तो वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, राइट? फ्लोट करेंगे और फ्लोट करेंगे यानी कि क्या इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें गुड क्वालिटी सीड्स थे। बेसिकली उसमें बैड क्वालिटी सीड्स का मतलब क्या है? डैमेज सीड्स हैं जो पेस्ट के अटैक की वजह से डैमेज हो चुका है। इसलिए हमें डैमेज सीड्स नहीं डालने हैं क्योंकि अगर हम डैमेज सीड्स डालेंगे ना तो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड विदाउट क्रॉप रह जाएगा एंड वी कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल लेन ऑफ द आवर फील्ड, क्योंकि उतना अगर हमने वेस्ट किया तो हमें प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो सिंकिंग वाले सीड्स है, जो गुड क्वालिटी सीड्स है, उनको हम सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट तो कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हम अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है। अब फील्ड में ट्रांसप्लांट करने के लिए एक हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हम यहाँ पे किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? फनल शेप इंस्ट्रूमेंट। अब फनल शेप इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि यहाँ पे एक जो फनल शेप है यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपने सीड को डालेंगे और जब सीड्स को डालेंगे तो वो सीड्स क्या हो जाएंगे? नीचे ये पाइप के थ्रू नीचे आने लगेंगे और पाइप के नीचे क्या है? शार्प एंड है। ये पाइप हो गया, इसका बेस हो गया और ये क्या हो गया? शार्प एंड। ये शार्प एंड के थ्रू जो हमारे सीड्स हैं वो ट्रांसप्लांट हो जाएंगे ऐसे ऐसे नीचे आके एक पर्टिकुलर लेवल पे सीड्स हमारे
सॉइल में सो हो जाएंगे। अब ये जो पाइप है, ये जो हमारा पाइप है, इसमें ये या तो ये एक हो सकता है या फिर मोर देन वन, दैट इज अप टू 3 पाइप्स हो सकते हैं इस तरह से, इधर से, सो दैट कि जब ये सीड्स यहाँ पे डाले जाएंगे तो इनके थ्रू 3 लेन्स में हमारा जो 3 लेन होगा, 3 लेन में सीड्स नीचे सो होते जाएंगे। अब नीचे सो हो रहे हैं तो अब 3 लेन में तो कम काम करना पड़ेगा ना, तो कुछ इस तरह से हमारे जो फनल है विद द हेल्प ऑफ एनिमल, अगेन जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें किसका हेल्प लिया जाता था? ट्रैक्टर तो था नहीं। जब ट्रैक्टर नहीं था तो ऑफ कोर्स द बेस्ट चॉइस वाज द एनिमल्स, तो एनिमल्स को यूज किया जाता था सो दैट कि हम प्रॉपरली सो कर पाए सीड्स को। अगर आप देखो तो ये एक डेप्थ पे है, तो उस तरह से हम सो कर पाए। ये हो गया ट्रेडिशनल टूल। अब हमारा मॉडर्न टूल क्या है? सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल से क्या है कि सिमिलर है, गो टू सी सिमिलर ही है कि यहाँ पे एक शाफ्ट है, यहाँ पे भी शाफ्ट है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है कि यहाँ पे मल्टीपल शाफ्ट्स हैं, मोर देन 3 शाफ्ट है। अब मोर देन 3 शाफ्ट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम नंबर बहुत ज्यादा एरिया हम कवर कर पाएंगे एट वन गो, तो लेस लेबर, राइट। और यहाँ पे दूसरा फायदा क्या है कि जो आप लेंथ देखो 2 शाफ्ट के बीच में वो सेम है, हर शाफ्ट के बीच में सेम लेंथ है। अब सेम लेंथ का मतलब क्या हुआ कि सेम एक परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस पे हमारा सीड सो होगा। सेकेंडली जब हम सॉइल में इसको डालेंगे, तो ये सेम डेप्थ पे भी जाएगा, तो हमारा जो सीड होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे भी होगा और इक्वल डेप्थ पे भी होगा। अब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में होने से क्या हो जाएगा कि हमें एक तरह के प्रॉपरली ग्रोन क्रॉप मिलेंगे और हम डिफाइन कर पाएंगे कि हम कितने डेप्थ पे अपने सीड को सो करना चाहते हैं। वेरएज अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ह्यूमन एरर की गुंजाइश है। ह्यूमन एरर का मतलब क्या हुआ कि अगर थोड़ा ये जो फार्मर है, अगर इसने थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो सीड कहीं यहाँ पे सो हो जाएगा और नीचे सो हो जाएगा, थोड़ा सा कम प्रेशर लगाया तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और जब हम डिस्टेंस मेजर करने की बात करते हैं तो वो अंदाजे से डिस्टेंस मेजर करके फर्स्ट लेन होने के बाद सेकंड लेन में एक अंदाजे से जाएंगे। हो सकता है सेकंड लेन एक डिस्टेंस पे हुआ, एक 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेकंड लेन हुआ, हो सकता है थर्ड लेन 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये हो सकता है क्योंकि ह्यूमन से हम अंदाजे से वो लोग काम करते हैं, दो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, बट स्टिल देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रूम फॉर ह्यूमन एरर। वेरएज मशीन्स का क्या है, एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड डेप्थ है, फिक्स्ड डिस्टेंस है 2 शाफ्ट के बीच में, तो ऑफ कोर्स इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल डेप्थ होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द सीड ड्रिल ओवर ट्रेडिशनल सोइंग मेथड। अब ओके, चलिए हमने सीड ड्रिल से सो भी कर दिया। अब सो करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट क्या होगा, हमारे जो सीड्स हैं वो ग्रो करने लगेंगे। ग्रो करके कितना सीडलिंग फॉर्म में आ गए, राइट। अब सीडलिंग फॉर्म में आने के बाद इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? न्यूट्रिएंट्स। इनको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। बट सॉइल में तो ऑलरेडी प्रीवियस क्रॉप ने, ये जो सॉइल है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिया है। अब आप बोलोगे कि मैम हमने टर्न भी तो किया था सॉइल, हमने नीचे का फर्टाइल सॉइल ऊपर तो लाया था, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा, बट इतना जब सीडलिंग फॉर्म तक आते आते तो न्यूट्रिएंट्स हो सकता है थोड़ा डिप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ना, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं। अब लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स है तो हमें न्यूट्रिएंट्स अलग से देना पड़ेगा। अलग से हम कैसे देख सकते हैं? थ्रू मैन्योर एंड थ्रू फर्टिलाइजर। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर बेस इज जस्ट लाइक ह्यूमस।
मैन्योर इज जस्ट लाइक ह्यूमस। मैन्योर क्या होता है कि जो हम प्लांट वेस्ट है, दूसरे वेट्स है लाइक किचन वेट्स एंड काउ डंग, इन सब को मिला के एक पर्टिकुलर जगह पे लैंडफिल्स में रख देते हैं सो दैट कि ये सारे प्लांट्स और सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाएं, और डिकम्पोज होने के बाद हम जब इनको निकालेंगे अलोंग विद द सॉइल तो वो मैन्योर फॉर्म में होंगे, वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होंगे। और जब हम इस मैन्योर को अपने फील्ड में डालेंगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को हमारे क्रॉप यूटिलाइज कर पाएंगे। दिस इज कंप्लीटली अ नेचुरल प्रोसेस। तो हम अच्छे से इसको जाके फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर को हम अपने सॉइल में कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा सॉइल है फ्लफी सा अच्छा हो गया है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं। दूसरा चीज जो हम यूज कर सकते हैं अपने सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, दैट इज फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर मैन्योर से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि फर्टिलाइजर इज अ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, ये केमिकली सिंथेसाइज्ड है। दिस इज वन काइंड ऑफ केमिकल, और ये फैक्ट्री में बनते हैं, राइट? तो ये समवॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। समवॉट नहीं, मैन्योर आप बोल सकते हो कि नेचुरल है, वेयरएज फर्टिलाइजर केमिकली सिंथेसाइज्ड है। सो लेट्स हैव अ क्लोज लुक कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अगर फर्टिलाइजर आप देखो, वेयरएज दोनों का काम क्या है ये पहले याद रखिए। दोनों का काम है रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। दोनों का काम एक ही है, रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ओके, सो अब काम तो सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट है। किस मामले में? क्योंकि फर्टिलाइजर मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वेयरएज मैन्योर्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस है। कहां से ऑब्टेन किया हमने? डिकम्पोज करके कैटल डंक और प्लांट रेजिड्यू को। तो ये नेचुरल है। एक फर्टिलाइजर जो है मैनमेड है और मैन्योर नेचुरल है, तो डिफरेंट है, दो काम सेम है। दूसरा पॉइंट है कि ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन? फर्टिलाइजर्स। वेयरएज मैन्योर कहाँ प्रिपेयर होता है? फील्ड्स में। फर्टिलाइजर जो है वो उसमें ह्यूमस नहीं होता। ह्यूमस क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पहली बात तो इसको फैक्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं, और दूसरा ये क्या है? केमिकल है। तो केमिकल्स के बीच में ह्यूमस कहाँ से आएगा? जब ह्यूमस क्या होता है? डिकम्पोज्ड मैटर। जब डिकम्पोजिशन ही नहीं हुआ तो ह्यूमस कहाँ से आएगा? वेयरएज मैन्योर में डिकम्पोजिशन होता है तो इसमें ह्यूमस भी होता है सॉइल में। ह्यूमस ना बेसिकली सॉइल को काफी फ्लफी, काफी न्यूट्रिशियस बना देता है, एक प्रॉपर टेक्सचर दे देता है जिसके वजह से फ्लो ऑफ गैस, वाटर, इरिगेशन प्रॉपरली सीप डाउन हो जाता है। तो इन सब से काफी फायदा मिलता है। बट फर्टिलाइजर रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। दो मैन्योर कहीं और ज्यादा टेक्सचर देने में और सब चीजों में ज्यादा बेनिफिशियल है, बट फर्टिलाइजर ज्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। नाउ यू टेल मी व्हाई? बिकॉज जो हम यूरिया लेते हैं, यूरिया रिच इन नाइट्रोजन है। हमने केमिकली सिंथेसाइज किया है, हमने डिटरमाइन किया है कि यूरिया में फॉर इंस्टेंस I don't know, this is a hypothetical number, 80% नाइट्रोजन होना चाहिए। तो 80% नाइट्रोजन हमने डिटरमाइन कर दिया। Whereas मैन्योर में क्या है? हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितना नाइट्रोजन होगा, कितना पोटेशियम होगा, कितना फॉस्फोरस होगा, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। Whereas फर्टिलाइजर NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, उनका लेवल हम डिटरमाइन करते हैं और हमें पता है कि इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ उसमें नाइट्रोजन है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैंने पिछले सीजन में जो खरीफ क्रॉप में तो राइस ग्रो किया है, तो राइस को क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन उसने जितना था सॉइल में उसने यूटिलाइज कर लिया, अब और नाइट्रोजन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? स्पेसिफिकली यूरिया डाल दूंगी। अब यूरिया डालने के बाद उसको प्रॉपरली नाइट्रोजन मिल गया तो हमारा क्रॉप अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर मैं यूरिया की जगह पे मैन्योर डालूं तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उतना नाइट्रोजन उसको फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। एंड मैन्योर उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे, बट एक लिमिटेड लेवल पे,
राइट। तो इसलिए फर्टिलाइजर रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। सो नाउ वी नो दैट कि मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम क्या है, रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स। तो नाउ यू विल आस्क मी कि मैम क्या हम सिर्फ फर्टिलाइजर और मैन्योर डाल के ही रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को, क्या कोई और तरीका नहीं है, कोई नेचुरल तरीका नहीं है? तो ऑफ कोर्स है। एक तो सबसे पहले जो बेस्ट नेचुरल तरीका है वो है कि अगर आप एक साल ग्रो कर रहे हो अपने फील्ड में क्रॉप, दूसरे साल जो लैंड है उसको बैरन छोड़ दो, उसमें कोई क्रॉप मत ग्रो करो। डू नॉट ग्रो एनी क्रॉप नेक्स्ट सीजन। बट क्या ऐसा फार्मर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि उसकी लाइवलीहुड उस लैंड से जुड़ी हुई है। इसलिए फार्मर क्या करता है कि एक क्रॉप निकालता है, हार्वेस्टिंग करता है, दूसरा क्रॉप ग्रो कर देता है। इससे क्या हो जाता है, उसकी जो साइकिल है वो चलती रहती है। बट इसमें नुकसान किसका होता है? सॉइल का। सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसको रिप्लेनिश करने का टाइम भी नहीं मिलता। अब रिप्लेनिश करने का टाइम नहीं मिलेगा तो एग्जैक्टली रिप्लेनिश होगा कैसे? तो हम रिप्लेनिश कर देते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के। बट आपको पता है मैन्योर से हमें कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे हैं, दो मैन्योर इज वेरी गुड नेचुरल सब्सटेंस है, और फर्टिलाइजर हम डालेंगे तो हमारा सॉइल डिग्रेड होता है ऑन लॉन्ग रन। तो हम करें तो करें क्या? तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अलग क्रॉप है, यहाँ पे अलग क्रॉप है। देन डिपेंड्स वन सीजन आप एक क्रॉप लगाइए, दूसरे सीजन आप क्या करिए, दूसरा क्रॉप लगाइए, या फिर दूसरे ईयर दूसरा क्रॉप लगाइए। इससे क्या होगा, फॉर इंस्टेंस अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, सेकेंड हमारा क्या है, क्रॉप रोटेशन, रिप्लेनिश करने का मेथड। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जब लोग राइस ग्रो करते हैं तो सेकेंड टाइम वो लोग लेग्यूमिनस जो होते हैं, जो फॉडर होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, राइस को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए और लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन सॉइल में रिप्लेनिश करते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा पिछले लोअर क्लासेस में, जो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं रूट्स में, ऐसे कुछ नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं ना रूट्स में लेग्यूमिनस प्लांट के। इसमें कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और राइजोबियम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन सॉइल में रिप्लेनिश हो गया, और जो राइस ने ऑलरेडी नाइट्रोजन ले लिया था फिर से सॉइल में नाइट्रोजन आ गया। अब इससे क्या हो गया कि हमारा नाइट्रोजन भी रिप्लेनिश हो गया, हमें एक्स्ट्रा कुछ डालना नहीं पड़ा, और ये नेचुरल मेथड है। तो कुछ इसी तरह से क्रॉप रोटेशन करके आप अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश कर सकते हो। इस तरह और भी काम कर सकते हो। राइस ग्रो किया तो नेक्स्ट ईयर सोयाबीन ग्रो कर लीजिए, वो भी लेग्यूमिनस है। जस्ट दैट कि आपको ऐसे क्रॉप सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो एक क्रॉप जिस न्यूट्रिएंट की ओवर डिमांड करता है, दूसरा क्रॉप उस न्यूट्रिएंट की या तो लेस डिमांड है या तो वो फिक्स करता हो सॉइल में, राइट। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सॉइल को टाइम मिल जाएगा अपना न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करने के लिए है। तो अब क्रॉप रोटेशन के साथ साथ हमने क्या देखा कि अगर हमें न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करना है, अगर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करना है तो हम वेरियस मेथड्स यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस या तो हम फील्ड को एक साल के लिए बैरन रखते हैं, सॉइल अपने आप ही अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर लेगा, या तो हम क्या करेंगे कि हम फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूअर डाल देंगे। अगर हम केमिकली सिंथेसाइज कंपोनेंट डालना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिच डालना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, अगर हम नेचुरल जाना चाहते हैं तो मैन्यूअर डाल सकते हैं। थर्डली अगर हम इन दोनों में से ही ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो थर्डली हम क्या करेंगे कि क्रॉप रोटेशन कर लेंगे। अपने आप ही फील्ड सॉइल अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश कर लेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स।
सो दैट वाज ऑल अबाउट। लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो हमने रिप्लेनिश कर लिया, बट न्यूट्रिएंट प्लांट्स तक पहुंचेंगे कैसे? अगर आपको पता हो तो न्यूट्रिएंट्स किस में डिसॉल्व होके जाएंगे? वाटर में डिसॉल्व होके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएंगे, क्योंकि वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगा रूट्स तो वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर को पहुंचाएगा, और वाटर के साथ साथ कौन चला जाएगा? न्यूट्रिएंट्स। तो अगर वाटर नहीं है, प्रॉपर वाटर कंडीशन मेंटेन नहीं है, तो न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अब प्रॉपर वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि अब अगर स्पेसिफिक इंटरवल पे कुछ टाइम के बाद, एक टाइम के बाद अगर आप हरदम पीरियोडिकली उसमें पानी, उस अपने क्रॉप को पानी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? इरिगेशन कर रहे हो। सो इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल। आप ऐसा नहीं कि आज पानी डाल दिया तो भाई महीने 2 महीने हम पानी ही नहीं डाल रहे, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर आज इरिगेट किया है, फॉर इंस्टेंस फर्स्ट डे पे इरिगेट किया है, तो क्या 10th डे तक जाते जाते क्या पानी कम हो गया, सूख गया, मिट्टी ड्राई हो गई? तो आपको हर तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 10 डेज के बाद अगर मिट्टी ड्राई हो रही है, प्रॉपरली उसको अपने क्रॉप को अगर पानी नहीं मिल रहा है, तो एवरी 10 डेज पे आपको पानी देना पड़ेगा। और ये एक पर्टिकुलर साइकिल बन जाएगा। कब तक? जब तक कि हमारा क्रॉप मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हमें इस पानी को पीरियोडिकली प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने प्लांट को इरिगेट करना पड़ेगा। सो इरिगेशन हम उसे बोलेंगे जो हम पर्टिकुलर इंटरवल पे अगर पानी जो सप्लाई कर रहे हैं उसको हम इरिगेशन बोल देंगे। सो आई होप दैट इज क्लियर। अब इरिगेशन इतना ज्यादा क्यों जरूरी है? इरिगेशन जरूरी है क्योंकि वाटर एसेंशियल है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। एसेंशियल फॉर प्लांट्स। एसेंशियल क्यों है? क्योंकि 90% जो प्लांट होता है वो किसका बना होता है? वाटर है। 90% वाटर है प्लांट। अगर 90% वाटर है तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा वाटर की जरूरत है। तो अब 90% वाटर, इसलिए वाटर की जरूरत है। न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए भी वाटर की जरूरत है। न्यूट्रिएंट सप्लाई, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे? हमने जस्ट देखा, वाटर में डिसॉल्व होकर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेंगे और तभी जाके लीव्स अपना खाना बना पाएंगे फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सेकेंडली, आप मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए भी चाहिए। मॉइस्चर मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि अगर ड्राई एरिया में रह रहे हो, अगर आपने एक क्रॉप ग्रो किया समर सीजन में, फॉर इंस्टेंस अगर आपने समर सीजन में ग्रो किया या फिर रेनी सीजन में भी ग्रो किया है, आज नहीं बारिश आई, 10 दिनों तक बारिश नहीं आई, तो क्या होता है कि हॉट एयर चलने लगते हैं। हॉट एयर जब चलने लगते हैं तो क्या करते हैं? वो प्लांट को ड्राई करने लगते हैं। अगर प्लांट में प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो ड्राई होने लगेगा इन हॉट करंट की वजह से। अब ड्राई होने से बचाना है और मॉइस्चर मेंटेन करना है, तो वो कैसे करेगा? ऑफ कोर्स पानी के सप्लाई की वजह से, दैट मींस इरिगेशन की वजह से। जब तक आप प्रॉपर इरिगेशन नहीं करोगे तो प्रॉपर वाटर, अगर आप प्रॉपर इरिगेशन नहीं करोगे तो प्रॉपरली मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा, और प्रॉपरली मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट स्टार्ट ड्राई, प्लांट विल गेट ड्राइड अप। और अगर ड्राई प्लांट क्या हमें प्रॉपर यील्ड दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सो इन सब वजहों के वजह से हमें इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के कुछ पंप्स आपने देखे होंगे, नहीं अपने खेतों में देखे हैं तो मूवीज़ में देखा होगा। तो इस तरह से हम इरिगेशन कर सकते हैं। अब इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर हम जैसे कि पीछे हम करते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड अलग पढ़ रहे हैं, मॉडर्न मेथड अलग पढ़ रहे हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड में ही देखा जाए तो बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते थे इरिगेशन के लिए। पहला मेथड है वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? मोट मेथड। अब मोट मेथड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक पुली
इंस्टॉल की जाती है। आजकल के भी अगर वेल्स कहीं अगर आपके विसिनिटी में वेल होगा तो वहाँ पे आप इस पुली को देख पाओगे। मॉडर्न डेज में भी इस पुली का यूज किया जाता है। इस पुली से फायदा क्या हो जाता है कि कितना भी हैवी सामान हो वो थोड़ा लो लगने लगता है, क्योंकि ये पुली जो होता है इसमें जो ये सर्कुलर आप देख पा रहे हो इस रोटेट करता है, और रोटेट करने के साथ साथ हैवीनेस को कम कर देता है और हम अच्छे से पुल कर पाते हैं। और यहाँ पे क्या पुल करना है फार्मर को? वाटर का बड़ा सा बकेट। अब वो बकेट को पुल करता है और क्या करेगा? वाटर को डिकेंट कर देगा, सो दैट कि वो थ्रू सर्टन वेज एक रास्ता बना के रखेगा जो थोड़ा डिप्रेशन में रहेगा, सो दैट कि वाटर इधर उधर फैले ना, एक लाइन से अपने फार्म में चला जाए। तो इस तरह से वो इरिगेट करेगा। दूसरा मेथड जो इरिगेशन का यूज करते हैं वो है ढेकी मेथड। ये ढेकी मेथड के थ्रू भी वो इरिगेशन यूज कर सकता है। कुछ इस तरह से पीछे से एक हैवीनेस कोई एक बंदा रहता है। यहाँ पे ढेकी मेथड में क्या होता है कि ये स्ट्रेट बैम्बू या फिर स्ट्रेट वुड का ब्लॉक रहेगा, जो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब एक तरफ क्या हो जाएगा? बाल्टी बांध देंगे, जो हमारा जो भी बकेट है उसको बांध देंगे, और दूसरी तरफ एक इंसान उस रॉड को क्या करेगा, उस वुड ब्लॉक को क्या करेगा? प्रेस करेगा और रिलीज करेगा। जब प्रेस करेगा तो उस टाइम पे वाटर बाहर निकल जाएगा, और जब रिलीज करेगा तो बकेट अंदर जाएगा और फिल होने लगेगा। तो कुछ इस तरह से ढेकी मेथड से भी वो इरिगेशन कर सकते हैं, या तो चेन मेथड यूज कर सकते हैं। एक चेन पे जो भी हमारा वेसल है जिससे हमें इरिगेशन करना है उसको बांध देंगे, एक तरफ से वो फिल होगा, दूसरी तरफ से डिकेंट हो जाएगा। सिमिलर मेथड कुछ यहाँ पे राहत के थ्रू भी करते हैं। राहत के थ्रू का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनिमल यूज करता है। एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में रोटेट करता रहेगा, और जब एनिमल रोटेट करेगा तो पीछे का ये व्हील भी रोटेट करेगा। सो जो भी वेसल्स यहाँ पे हैं एक तरफ से फिल होंगे, दूसरी तरफ से डिकेंट हो जाएंगे, और डिकेंट जब होंगे तो वो कहाँ पे पैसेज उनका रहेगा? हमारे वो फार्मर के फील्ड में, राइट? उसका पैसेज बना रहेगा कि वो फार्मर के फील्ड में पानी चला जाए और प्रॉपर पानी उसके क्रॉप को मिल जाए। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप इसके अलावा भी अगर मॉडर्न मेथड्स यूज करना चाहते हो तो मॉडर्न मेथड्स में दो मेथड्स है। वन इज स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर यूज कर सकते हो। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो? ड्रिप इरिगेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप पंप यूज किया जाता है। पंप बेसिकली क्या यूज करता है? प्रेशर। अब प्रेशर के थ्रू क्या करेगा? वाटर को ऊपर लाएगा फ्रॉम द वेल। अब ये जो वाटर ऊपर आ रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, इसलिए हमें क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। अब प्रेशर से आ रहा है, प्रेशर से जब ऊपर आ जाएगा तो ये जो पाइप है उसके थ्रू ये परपेंडिकुलर पाइप में ट्रांसफर होगा। एंड वी नो दैट कि जो हमारा पानी आ रहा है वो प्रेशर के साथ आ रहा है, और जब जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं 90 डिग्री पे, और यहाँ पे क्या होता है? जो पाइप का ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे एक रोटेटिंग, ये क्या है? रोटेटिंग नोजल है, रोटेटिंग नोजल है। अब जब पानी प्रेशर के थ्रू इसमें आता है तो यहाँ पे नोजल तक पहुँचता है, और जब नोजल के पास पहुँचता है तो सिंस ये रोटेट कर रहा है नोजल, तो ये एक जगह पे ऐसे ऊपर आके नीचे नहीं गिरेगा। विद द प्रेशर आ रहा है इसलिए दूर तक जाएगा, और दूर तक जाने के बाद वो रोटेट करेगा 360। पानी भी रोटेट करेगा अलोंग विद द नोजल, क्योंकि एक ही तरफ ओपनिंग है और ये नोजल रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए 360 डिग्री जितने भी उसके विसिनिटी में क्रॉप होंगे वो इरिगेट हो जाएंगे
जाएंगे उनको पानी मिल जाएगा थ्रू स्प्रिंकलर मेथड। अब ये स्प्रिंकलर मेथड कहाँ पे यूज किया जा सकता है? गार्डन्स में यूज किया जाता है, कॉफी प्लांटेशन में यूज किया जाता है, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी यहाँ पे पॉसिबल है इतना पानी मिल सकता है, तो वहां पे ये स्प्रिंकलर मेथड यूज किए जा सकते हैं। दूसरा वाटर एफिशिएंट मेथड। वाटर एफिशिएंट क्यों मैं बोल रही हूँ, यू विल गेट इन अ बिट। वाटर एफिशिएंट बिकॉज यहाँ पे भी प्रेशर यूज हो रहा है ड्रिप इरिगेशन में, यहाँ पे भी पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे कुछ पैरेलल पाइप्स होते हैं और इन पाइप्स में क्या रहेगा, इन पाइप्स में कुछ जगहों पे होल होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल होंगे, स्मॉल 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 एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब पर्टिकुलर डिस्टेंस में ये कहाँ पे होल्स होंगे? ये होल्स होंगे रूट्स के पास। किसके रूट्स के पास? प्लांट के रूट्स के पास। और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी यहाँ पे गिरता जाएगा रूट्स के पास। तो अब जब ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी रूट्स के पास आता है तो ये पानी एग्जैक्टली रूट्स को, उस क्रॉप को मिलता है, और जब उस क्रॉप को मिलता है तो कोई भी वाटर वेस्टेज नहीं होता। वेयर स्प्रिंकलर मेथड में आपने क्या देखा, 360 डिग्री वहां पे वेदर क्रॉप है नहीं है, जहां तक पानी जा रहा है वहां तक जाएगा। तो वो पानी बहुत बार क्या होता है कि जब 360 रोटेट करता है तो हो सकता है कि इधर क्रॉप हो, इधर क्रॉप हो, इधर क्रॉप हो सकता है इधर क्रॉप ना हो, तो यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो पानी वेस्ट जा रहा है। वेयर ड्रिप इरिगेशन में एग्जैक्टली रूट्स के पास एग्जैक्टली प्लांट्स को पानी मिल रहा है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि उतना ही वाटर यूज होगा जितना कि क्रॉप को चाहिए, और आप कंट्रोल कर सकते हो। इवन इन द स्प्रिंकलर मेथड में आप वो कंट्रोल कर सकते हो, बट वो कंट्रोल इतने तक ही होगा कि आप रोटेशन, जब तक कि वहां पे पूरे एक बड़े से एरिया में पानी आपको दिखने ना लग जाए तब तक आप बंद नहीं करोगे। वेरएज ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा कि रूट्स के पास पानी दिख रहा है, बाकी जगहों पे पानी दिखे ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्टिकुलरली आपको पता है कि 30 मिनट्स के अंदर ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आपके रूट्स को उतना पानी मिल जाएगा जितना उस क्रॉप को जरूरी है, और आप 30 मिनट्स के बाद ड्रिप इरिगेशन बंद कर सकते हो। तो वाटर स्कैरसिटी एरिया में ड्रिप इरिगेशन इज अ ब्लेसिंग। जहां पे वाटर कम है वहां पे पर्टिकुलरली ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाएगा। सेकेंडली, ड्रिप इरिगेशन हॉर्टिकल्चर में भी ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हम जो प्लांट्स है वो एक इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं और ये काफी बड़े मतलब एक श्रब होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं होते एक एरिया में, तो वहाँ पे भी ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है। आपके जो भी फ्रूट्स कल्टीवेशन के लिए, फॉर इंस्टेंस स्ट्रॉबेरी लाइन से लगी रहती हैं, तो वो उसमें भी ड्रिप इरिगेशन यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा जगहों पे ड्रिप इरिगेशन यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वाटर एफिशिएंट है, यहाँ पे कम वाटर यूज हो रहा है। स्कैरसिटी एरिया में तो ब्लेसिंग ही है, मैंने बोला। तो ये दो मेथड, मॉडर्न मेथड हम इरिगेशन के लिए, क्रॉप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब इरिगेट कर दिया हमने, सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स दे दिए। अब तक हमने क्या किया, लेट्स रिकॉल फॉर वंस। अगर रिकॉल करोगे आप तो आपने क्या किया, पहले सॉइल प्रिपेयर किया, अच्छा सा सॉइल दिया अपने क्रॉप के लिए, फिर सो किया, सीड सो किए या फिर सीडलिंग सो किए, फिर क्या किया कि मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर या फिर क्रॉप रोटेशन के थ्रू आपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया। बाद में फोर्थ स्टेप क्या किया कि आपने प्रॉपर पानी दिया कि रूट्स वो पानी को ऑब्जॉर्व कर पाए और न्यूट्रिएंट्स और पानी दोनों ही क्रॉप में पहुंच पाए। तो अब इससे ये सारी चीजें हो गई। तो जब आप ये स्टेप्स कर रहे थे, जब आप अच्छी चीजें, पूरा लैंड प्रिपेयर करके मैन्योर दे रहे थे, तब क्या आपका सिर्फ क्रॉप ग्रो हो रहा था? थिंक, क्या सिर्फ क्रॉप ग्रो करेगा या फिर वैसे भी कुछ प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे जो आपको ऑल्दो रिक्वायर्ड तो नहीं थे, बट सिंस उनको न्यूट्रिएंट्स मिला तो वो ग्रो हो गए, होते हैं ना। तो इन प्लांट्स को, जो हम अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, वीड्स क्या है, अनडिजायरेबल जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, मे बी इट माइट बी बेनिफिशियल,
बट सिंस ये क्रॉप के बीच में हमें नहीं चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे यूजिंग सच सम और द अदर टूल। मैन्युअली हम क्या करेंगे कि जाएंगे, एक एक जो भी वीड है उसको सिलेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे। या तो हम पुल करके रिमूव कर सकते हैं, या तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जिनके रूट्स अंदर डीप डाउन चले गए हैं, उनको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के यूज करके हम निकाल सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। और ये मैन्युअल रिमूविंग, जो मैन्युअली हम जो रिमूव करते हैं, मैन्युअली रिमूवल, नॉट मैन्युअली, मैन्युअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज वीडिंग, राइट। अब इसको हु प्लांटेड दिस प्लांट्स, किसी ने नहीं प्लांट किया। तो आ कहां से गए, वहां से गए कि अगर आपने याद हो तो आपने क्या किया था कि आपने टर्न किया था वीड्स को जब सॉइल प्रिपेयर कर रहे थे। और जब टर्न किए थे तो उसमें कुछ फ्लावर्स भी होंगे, फ्लावर होंगे ना, और फ्लावर होंगे तो सीड्स भी होंगे, और वो सीड्स क्या हो जाएंगे, सॉइल में ही प्रेजेंट है। और जब सॉइल में प्रेजेंट है तो जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो ग्रो हो जाएंगे, दो दे आर नॉट डिजायरेबल फॉर यू। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम वीडिंग के थ्रू निकाल देंगे। अब वीडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा लेबरस हो गया, लेबर ज्यादा लगेगा, ज्यादा काम पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अब इन सब से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम वीडीसाइड्स का छिड़काव कर देंगे। अब वीडीसाइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं कुछ इस तरह से, अगर आप देखो तो अपनी पीठ पे वो वीडीसाइड्स को लेते हैं और एक पंप के थ्रू, प्रेशर के थ्रू रिमूव किया जाता है, वो निकलेगा और स्प्रे हो जाएगा पूरे एरिया में। ये वीडीसाइड्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो पर्टिकुलरली वीड्स को ग्रो होने से बचाते हैं, ग्रो होने से रोकते हैं। ब्लॉक करते हैं वीड्स के ग्रो होने पे, फ्लरिश होने पे। अगर ग्रो हो गया है तो वो मर जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, 2,4-D, 2,4-D यूज किया जाता है जो पर्टिकुलरली वीड्स को ग्रो होने से ब्लॉक करेगा। तो इधर बाय मैन्युअली रिमूविंग द वीड्स, जो अनडिजायरेबल प्लांट है जो आप मैन्युअली रिमूव कर सकते हो, या फिर वीडीसाइड्स यूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि हम इन बेचारे प्लांट्स को रिमूव क्यों कर रहे हैं, चलो ग्रो हो गए ना, अनडिजायरेबल है तो हमने उनको नहीं प्लांट किया, ग्रो हो गए, क्यों निकालना है। निकालना इसलिए क्योंकि जो हमने न्यूट्रिएंट्स, जो पानी, जो हमने सॉइल प्रिपेयर करके अपने क्रॉप के लिए दिया है, उसके साथ ही compete करेंगे, कंपटीशन लगाएंगे। अगर आपने 100% न्यूट्रिएंट्स दिया है और आपका 80% प्लांट, ऑल्दो क्रॉप है आपके फील्ड में, ये जो 20% वीड होंगे ना, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेंगे क्योंकि ये वाइल्ड टाइप है, इनको ग्रो करने की पोटेंशियल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर क्रॉप। आप इसको कुछ उस तरह से कंपेयर कर सकते हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो बच्चे होते हैं जो मिट्टी में खेलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। दूसरा एक पैम्पर्ड वाला बच्चा होता है, पैम्पर्ड, वो ये नहीं पैंट्स वाले नहीं, पैम्पर्ड पैंट्स नहीं, पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है, दुलार से पाला गया हुआ, कभी मिट्टी में नहीं गया, हमेशा उसको साफ सुथरा नहला धुला के एकदम टिप टॉप रखा जाता है, और वो जैसे ही मिट्टी में जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। वैसे दूसरा बच्चा तो मिट्टी में ही खेल रहा है, तो वो जो मिट्टी में खेल रहा है वो हमारे क्या है, वीड्स हैं।
और जो हमारा पैम्पर्ड वाला बच्चा है वो हमारे क्रॉप्स हैं, क्योंकि हम उनको बहुत नाजों से हर न्यूट्रिएंट्स हर चीज ला के दे रहे हैं, तो वो उतना कॉम्पिटेंसी नहीं होती उनमें। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, वीड्स को रिमूव करना होता है, क्योंकि वीड्स वो उनके साथ compete करेंगे और हमारे क्रॉप की ग्रोथ को, यील्ड को कम करके खुद ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, और हमें तो ये चाहिए नहीं। तो इसलिए हम वीड्स को रिमूव कर देंगे। और वीड्स को रिमूव करने के लिए या तो हम मैन्युअली रिमूव करेंगे या तो हम वीडीसाइड्स डाल के रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर ऑन द फाइनल स्टेज, नॉट फाइनल स्टेज, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल क्यों? क्योंकि अब टाइम आ गया हार्वेस्टिंग। आपने जितना मेहनत पिछले 2 से 3 महीने में जितनी मेहनत की, इरिगेशन किया, वीड्स रिमूव किए, मैन्यूअर डाला, सारी चीजें जो इतनी मेहनत की उसका फल मिलने वाला है। फल मिलने वाला है यानी कि जो क्रॉप है वो मैच्योर हो गया है, सीड्स है जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। और जब मैच्योर हो गया है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो एक क्रॉप है उसको स्टेम से कट कर लेना है। और स्टेम के थ्रू जब हम कट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम अपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसको हार्वेस्ट आप मैन्युअली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिकल। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है यू शेप का, इसको क्या बोलते हैं, सिकल। इससे क्या करेंगे, हम अपने जो स्टेम्स हैं उसको पकड़ के अप टू जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से हम अपने प्लांट को, जो भी हमारा क्रॉप है उसको कट कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे और हम बेसिकली उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। राइट, हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड हमने सिकल मेथड से कर लेंगे, जो मैंने अभी जस्ट बताया जो सिकल मेथड है। तो आप देख सकते हो कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे से जो क्रॉप है उसको कट करके कुछ इस तरह से इकट्ठा कर ले रहे हैं फॉर फर्दर प्रोसेस। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड हार्वेस्टिंग मेथड क्या है, जो है हमारा कंबाइन। कंबाइन ये बड़ा सा देखे होंगे आप। अब कंबाइन क्या करता है कि ये भी एक जो लेवल है ग्राउंड लेवल से कट कर लेता है प्लांट को, प्लस ये थ्रेशिंग भी कर देता है। आपके सीड्स हैं, जो क्रॉप के सीड्स हैं, उन सीड्स को शाफ्ट से रिमूव कर देना, शाफ्ट से ये रिमूव कर देता है। whereas जो आपने मैन्युअली कट किया, ये जो आपने बड़े बड़े गठरे बनाए हैं, बड़े बड़े जो पाइल अप किया है सारे स्टॉक को, उसको थ्रेशिंग आपको मैन्युअली करना पड़ेगा बाय जस्ट विद द प्रेशर। क्या करते हैं, फार्मर को कुछ इस तरह से उसको रिमूव करना पड़ता है, थ्रेशिंग करना पड़ता है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। उसको शाफ्ट से, सीड को शाफ्ट से रिमूव करते हैं। अब विनोविंग क्या होता है कि विनोविंग इज सेम एज थ्रेशिंग। अब जो ये विनोविंग कौन करता है, जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स होते हैं, छोटे लैंड वाले फार्मर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक मशीन होता है, उसमें अपने जो स्टॉक से रिमूव किया है, स्टॉक से जो मैन्युअली उन्होंने रिमूव करके हार्वेस्ट किया है, वो हार्वेस्ट करने के बाद उस मशीन में डालेंगे। और मशीन में डालने के बाद क्या है कि वो क्या करेगा कि सीड्स को सेपरेट कर देगा, सीड्स को सेपरेट कर देगा किससे, शाफ्ट से। और जब सीड्स शाफ्ट से सेपरेट हो जाएंगे तो नाउ इट इज रेडी फॉर स्टोरेज, रेडी फॉर स्टोरेज। अब स्टोरेज में हमें ध्यान क्या देना है, स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि जितना भी ग्रेन हमें मिला है, वेदर इट इज राइस, वेदर इट इज व्हीट, जो ग्रेन हमने कलेक्ट किया है बाय रिमूविंग द शाफ्ट, बाय रिमूविंग द स्टेम, जो पूरा प्लांट है उससे रिमूव करने के बाद जो हमें ग्रेन मिला है, क्योंकि ग्रेन जो हमारा है, वेदर इट इज राइस, व्हीट और एनी अदर क्रॉप एक्सेट्रा, एनी अदर क्रॉप जो है वो हमारा पर्टिकुलरली आउटकम है, हमारा यील्ड है। दिस इज व्हाट आर यील्ड। इसी को हम आगे चल के मार्केट में बेचेंगे। तो अब इसको बेचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोरेज के लिए हमें क्या ध्यान पड़ेगा कि वहां पे कोई भी पेस्ट ना हो, पेस्ट से हमें बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रेड से बचाना है,
अब इन सब से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो क्रॉप है उसको गनी बैंक में भर देंगे, या फिर दूसरे तरह के जो चीज़ें होती है वो ऐसे कि मड पॉट्स भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर बड़े बड़े आयरन ड्रम भी यूज़ किया जाता है। आयरन ड्रम भी यूज किया जाता है जिसमें आप अपने जो ग्रेन्स है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। कब तक स्टोर कर सकते हैं, जब तक कि उसको प्रॉपर प्राइस मार्केट में ना मिले। एमएसपी आपने सुना होगा, तो वो प्रॉपर प्राइस के लिए फार्मर वेट करता है, जो उसको लगता है कि ओके इस प्राइस पे मैं अपने क्रॉप बेच सकता हूँ, अपना यील्ड बेच सकता हूँ और मैं एक हैंडसम अमाउंट अपने लिए अर्न कर सकता हूँ। तो जब तक उस स्टेज तक नहीं पहुँचता तब तक स्टोरेज करके रखते हैं। अब पेस्ट और इंसेक्ट से कैसे बचाए? पेस्ट और इंसेक्ट से बचाने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, वो है नीम। नीम के लीफ को ड्राई कर देंगे और उसको क्या करेंगे कि जो हमारा ग्रेन है राइस है व्हीट के साथ उसको मिक्स कर देंगे, सो दैट कि पेस्ट और इंसेक्ट्स ना आए। अब आप सोचोगे कि नीम के लीफ से क्या हो जाएगा? नीम के लीफ से ये हो जाएगा क्योंकि नीम के लीफ में इंसेक्टिसाइडल बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट्स, इन सारी चीज़ों से हमारे क्रॉप को, हमारे जो यील्ड है, ग्रेन्स है, उसको सेफ रखते हैं। तो ये एक मेथड यूज किया जाता है। अदरवाइज डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जाते हैं सो दैट कि जो हमारा ग्रेन है वो पेस्ट और इन सारे चीज़ों से बचा रहे, रॉट ना हो, खराब ना हो और एक पर्टिकुलरली गुड क्वालिटी में वो मेंटेन रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल फॉर आवर प्लांट कल्टीवेशन। अब जब हम बात करते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन प्लांट। सिर्फ हम प्लांट की खेती नहीं करते हैं, हम एनिमल्स को भी रेयर करते हैं। और एनिमल्स को जब हम रेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है उसको। अब जब एनिमल हस्बेंड्री ही हम जब करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम हैंस हो गए, गाय हो गया, अलग अलग जो हाउस होल्ड, अलग अलग जो एनिमल्स जो हमें प्रॉपरली फूड दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, ये सारे उनको हम रेयर करते हैं और बाद में जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट उनसे हम निकालते हैं। जैसे कि अगर हमने गाय को पाला है तो हम उनसे मिल्क लेते हैं, अगर जो बफेलो है उसको पाला है तो उससे भी हमें मिल्क मिलता है, हैन से हमें एग मिलता है। समटाइम्स जो गोट होती है उसको पाला जाता है फॉर इट्स मीट, जो शिप होते हैं उसके हेयर के लिए उसको रेयर किया जाता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट एनिमल को हम रेयर करते हैं, और रेयर करने के मतलब कि अपने घर पे रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके फूड की देखभाल करते हैं टिल द टाइम जब तक हमें कि उनसे प्रोडक्ट्स ना मिले। तो कुछ एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काव, बफेलो, गोट से। चीज मेड आउट ऑफ मिल्क, बटर, योगर्ट, एग, मीट, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल फूड से मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप भाग किधर रहे हो? लेसन कंप्लीट हुआ है लेकिन इसके क्वेश्चंस तो हमने अब तक सॉल्व नहीं किए। अब क्वेश्चंस कब सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम 6 PM एवरी डे। जैसे ये लेसन आपके सामने आया, यानी कि आज जब ये लेसन अपलोड हो रहा है तो इसके नेक्स्ट डे 6 PM पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। हम क्वेश्चन लाइव आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस लेसन के साथ पूरी तरह से बने हुए हैं तो हमारे साथ MCQ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बने रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, आपको वेट नहीं करना तो जाके स्कूलम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे तो पूरी तरह से मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हर तरह के टेस्ट अवेलेबल है, दूसरे सब्जेक्ट के भी टेस्ट अवेलेबल है।
तो हर तरह के चीज़ों के लिए आपको स्कूलम के साथ बने रहना है। ऑल इन वन सोल्यूशन के लिए स्कूलम के साथ बने रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you so much. See you again in the next video, next with the MCQ and next lesson. Bye bye.